उमर हाशमी, हमने कहाँ तक कर लिया था बेटा ग्राफ का टॉपिक? आखिरी ग्राफ कौन सा किया था? उमर, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? उमर हाशमी जी आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा उमर, मैं आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? आप बंदे एंटर करते जाओ जो आते हैं क्लास में, ताकि मेरा फोकस पढ़ाने पे रहे। उमर फारूक, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप बंदे एंटर करते रहो ताकि मेरा फोकस पढ़ाने पे रहे। जी सर। अच्छा जी, अब मैं ज़रा शेयर करता हूँ, ठीक है? और फिर हम शुरू करने लगे। इस क्लास में हम करेंगे ग्राफ खत्म, ग्राफ के बाद करेंगे फोर्स प्रेशर डेंसिटी विद पास पेपर्स, उसके बाद करेंगे, मैंने सीक्वेंस आपको बता दी है। ये क्लास ज़्यादा बेस्ड होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इसमें नोट्स मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। अच्छा, अब जी शुरू करते हैं। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन लिखो उमर फारूक। क्वेश्चन ये है कि बेटा जी, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड। उमर हाशमी, बंदे एंटर करते जाओ यार, जो भी बंदे आ रहे हैं उन्हें एंटर करते जाओ। उमर, उमर बेटा, बंदों को एंटर करते जाओ यार। हाँ सर कर रहा हूँ। अच्छा, बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards in vacuum under gravity. So gravity is present and air is not present. Ab it reaches the highest point and returns to the ground. तो ये है जी बेटा जी कहानी। अब ये फर्ज करें जी आपके पास है ग्राउंड, जो कि आपको बताया हुआ है। आपने बॉल को यहां से वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया, आपकी बॉल पहुंची हाईएस्ट पॉइंट पे। उमर हाशमी, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की स्पीड क्या होगी बेटा? सर 0। हाँ बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल रुकेगी, स्पीड होगी 0। उमर हाशमी, बॉल जो डिसलरेट करेगी वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्या कहते हो आप? द डिसलरेशन विल बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। वजह बताओ? क्योंकि इट्स वैक्यूम, ग्रेविटी ऐड कर रही है, हाँ कोई बेटा, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, बॉल पहुंचेगी हाईएस्ट पॉइंट पे, रुकेगी, फिर आएगी वापस और फिर जमीन को हिट करेगी। यही बात है ना? इट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट एंड देन इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड। अच्छा, कुछ पॉइंट्स को लेबल कर दो। जहां से आपने प्रोजेक्ट किया उस पॉइंट को ए कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को बी कहते हैं, वापस उसी पॉइंट पे पहुंचा उसको सी कहते हैं, और जहां पे हिट किया उसको डी कहते हैं। तो उमर फारूक, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू लेबल। अच्छा, अब जो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि आप बताएं कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी करेगी टाइम के साथ। सो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, labeling points A, B and C. All of you have to draw this graph by yourself. तो अवैस बेटा, मुझे ये बताओ, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? क्या कहते हो बेटा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव लें। अच्छा, नेगेटिव भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? क्विक आंसर। ले सकते हैं सर। बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। अपवर्ड्स में वेलोसिटी को प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर अपवर्ड में वेलोसिटी को लेंगे पॉजिटिव, तो बेटा डाउनवर्ड्स में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो उमर हाशमी, रूल ये हुआ कि अगर अपवर्ड्स डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
अच्छा, पहले हम ग्राफ बनाएंगे ए से लेके बी तक। हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी प्लस यू के साथ, प्लस यू से वेलोसिटी हुई 0, कहां से लेके कहां तक बेटा? ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक वी हैव यूनिफॉर्म डिसेलरेशन एंड आई विल इनकरेज, अगर आप इस रेड वाली लाइन पे जो ऊपर जा रही है इस पे लेबल कर दो कि इट इज यूनिफॉर्म from A to B in the upwards motion we have uniform deceleration. Umar Hashmi, कोई confusion? नहीं सर। In the upward motion we have uniform deceleration. तो बेटा A से लेके B तक यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अवैस मुझे ये बताओ, पॉइंट C पे बॉल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी या नहीं होगी? अवैस सर होगी। होगी। क्यों? क्योंकि एयर नहीं है, तो जितना डिसेलरेट करेगा उतना एक्सेलरेट करेगा, वापस वही वाली वेलोसिटी सी पे रिकवर हो जाएगी। अलिशा बेटा आप ये बताएं, जब डी पे वो हिट करेगी ग्राउंड को, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर होगी या लेस होगी? हैं बेटा? कैसे बेटा? ऊपर की तरफ कम गई है, नीचे की तरफ से? जी अलिशा बेटा बताएं। तो जब वो ग्राउंड हिट करेगी तो नेगेटिव में जा रही होगी पहले। ओहो, वेक्टर्स में जो साइन होता है वो डायरेक्शन होता है, सो वी डिस्कस द मैग्नीट्यूड ओनली। बेटा बात सुने, वेक्टर्स में जो साइन होता है इट्स जस्ट द डायरेक्शन, सो इग्नोर द साइन। तो आप मुझे बताएं मैग्नीट्यूड ऑफ, चले मैं आपसे वेलोसिटी का नहीं पूछता, मैं आपसे स्पीड का पूछता हूं। बेटा एक बात याद रखें, जब हम कहते हैं ग्रेटर या लेस, उसमें हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे होते, स्पीड की बात कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? तो बेटा जब कंपैरिजन वेलोसिटी का करते हैं ना, तो साइन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का जो साइन होता है वो डायरेक्शन होता है। वी हैव टू फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड। तो अब आप मुझे बताएं, डी पे जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगी या लेस होगी? क्या समझती हैं बेटा आप? सर ग्रेटर होगी। वेरी गुड बेटा। तो डी पे जो वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर होगी। अब बात ये है कि जब हम इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो एक तो डाउनवर्ड्स मोशन में वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, वही ग्राफ उसी लाइन की तरह कंटिन्यू होगा। अच्छा, अब सी पॉइंट कहां पे आएगा? जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव यू होगी। उमर हाशमी, जहां पे वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू रिपीट होगी, वहां पे पॉइंट कौन सा आ जाएगा उमर बेटा? सी होगा ना? पॉइंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो उसी जगह पे पॉइंट सी फिर रिपीट होगा। जैसे अगर ऊपर जाने का टाइम टी था, तो बेटा वापस आने का टाइम भी क्या होगा? टी, और ये हो जाएगा 2t। और बेटा ये फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पे द बॉल इज हिटिंग द ग्राउंड। और एक और बात, जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है वो रिप्रेजेंट कर रहे अपवर्ड पार्ट ऑफ द मोशन, जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है वो रिप्रेजेंट कर रहे डाउनवर्ड्स पार्ट ऑफ द मोशन। एनी कंफ्यूजन बच्चों? उमर फारूक समझ आ गई आपको बेटा? जी सर। फातिमा फरूक बेटा आपको ये ग्राफ समझ आ गया? जी सर समझ आ गया, लेकिन एक चीज पूछनी है कि इसमें वो रिबाउंड वाला टाइम कहाँ है, जब जब ये दोबारा ऊपर जाएगी ग्राउंड रिबाउंड से तो किया कांटेक्ट ना ना, करके। वो हमने डी से आगे का सर ग्राफ डी पॉइंट बेटा रिबाउंड का ग्राफ बनाया ही नहीं है, हमने डी तक बनाया है। डी के बाद वो रिबाउंड करेगा ना। इब्राहिम अपना माइक ऑफ ठीक कर है लो। सर। फातिमा बेटा देखें, उसने रिबाउंड करना है डी के बाद, तो बेटा डी के बाद तो हमने ग्राफ ही नहीं बनाया। इब्राहिम अपना क्वेश्चन पूछो अगर कोई है तो। इब्राहिम खान। सर ये डी पे एकदम से 0 नहीं आएगी ना ना, वेलोसिटी? वो हम नहीं बनाते, हम कहते हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। समझ आ गई बात? जब आपको सही है कहे सर। ना कि अप टू हिटिंग द ग्राउंड, तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। समझ आ गई बात? सही है। तो हमारा जो ग्राफ होता है ना वो होता है जस्ट बिफोर हिटिंग, ठीक है ना, हम वहां तक बनाते हैं। तो फातिमा बेटा आपका भी यही क्वेश्चन था, अब आपको समझ आ गई कि हिट करने से पहले पहले का ग्राफ जी बनाना। सर आ गई। अच्छा बेटा अब आगे आ जाते हैं। ये ग्राफ हो गया वेलोसिटी का टाइम के साथ। अब जरा आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है स्पीड का ग्राफ
टाइम के साथ क्या होगा? फातिमा बेटा स्पीड नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती सर। नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। तो बेटा स्पीड को हम डील करेंगे एज अ मैग्नीट्यूड ना, तो सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी का ग्राफ पॉजिटिव पार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हैं जी फातिमा बेटा, वेलोसिटी का ग्राफ जी सर। पॉजिटिव पार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड के ग्राफ में पॉजिटिव वाला पार्ट विल बी अनचेंज्ड, स्पीड वाले ग्राफ में पॉजिटिव वाला पार्ट विल बी अनचेंज्ड एंड द नेगेटिव वाला पार्ट, दिस पार्ट, फातिमा बेटा बताएं ये नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? सर ये अपवर्ड्स वाली तरफ चला जाएगा पूरा। वेरी गुड बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं कहूं सी और डी लेबल करो, तो बेटा सी जो है ना वो पता है किस जगह पे होगा? ए के बिल्कुल अपोजिट। उमर हाशमी आप बता सकते हो सी और जो ए है वो सेम लेवल पे क्यों है? उमर हाशमी सर वो जो है सर वो इनिशियल है और वो मतलब उसी के लेवल की फाइनल हाँ वो velocity है, उसी speed जगह पे जब वापस पहुंचेगा तुम ये भी कह सकते हो कि क्योंकि हवा नहीं है तो वही वेलोसिटी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि हवा नहीं है तो वही वेलोसिटी रिकवर हो जाएगी। फातिमा बेटा आप समझ आ गई बात कि हवा अगर नहीं है तो एनर्जी के लॉसेस नहीं होंगे, उसी लेवल पे वही वाली वेलोसिटी रिकवर हो जाएगी। ये हो गया पॉइंट डी। अच्छा हफ्सा बेटा आपको ये दोनों ग्राफ समझ आ गए बेटा? सर वैक्यूम में हीट प्रोड्यूस नहीं होती? नहीं बेटा वैक्यूम में नहीं होती, एयर हो फिर प्रोड्यूस होती है बेटा, हीट फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है। उमर अगर फ्रिक्शन ना हो तो हीट भी नहीं होती, ठीक है? सही हो गया। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया किसका? स्पीड का टाइम के साथ। अगला ग्राफ आप लोग खुद बनाएंगे और वो आप लोग बनाएंगे वाई एक्सिस पे लिखो हाइट और एक्स एक्सिस पे लिखो टाइम। फातिमा फरोख बेटा यू हैव टू टेल हाइट का जीरो कहां पे होता है बेटा? फातिमा बेटा, फातिमा बेटा। सर जब जहां से ड्रॉप करेंगे। ना बेटा ना। उमर हाशमी हाइट का जीरो कहां पे होता है, जल्दी से बताओ। हाइट का जीरो जब वो उछाल रहा है। गलत। उमर फारूक हाइट का नहीं, जीरो sorry, ग्राउंड पे sorry, होता है। डी पे होगा। ग्राउंड पे जीरो नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, हाइट का जीरो ग्राउंड पे होता है। तो बेटा वो लोग ग्राउंड नहीं बता रहे थे ना, हाइट का जीरो होता है ग्राउंड पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ हाइट इज नॉट जीरो? उमर हाशमी सही हो गया। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ हाइट इज h1। तो जहां पे टाइम का जीरो है, क्या मैं इस पॉइंट को टाइम का जीरो कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। जहां से हमने बॉल को फेंका वो टाइम का जीरो है और वहां पे बॉल की जो स्पीड है वो हमने क्या ली हुई है? u। और हाइट की जो इनिशियल वैल्यू है वो h1 है। तो फातिमा बेटा हाइट का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा? क्या कहती हैं बेटा आप फातिमा फरोख? सर थोड़ा सा ऊपर से होगा। और आपको क्या लगता है हाइट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी बेटा? H1। h1। वेरी गुड बेटा, तो हाइट की इनिशियल वैल्यू होगी h1। उमर फारूक ऊपर की तरफ जाते हुए हाइट का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ होगा या इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ होगा? उमर फारूक क्या कहते हो? ऊपर की तरफ जाते हुए ग्राफ ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? उमर फारूक डिक्रीजिंग होगा सर। वजह बताओ, वजह बताओ, वजह बताओ बेटा। सर एक रीडिंग होगा ना, टाइम के साथ हाइट तो बढ़ रही है। तो बेटा मैं कुछ और पूछ रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं हाइट तो बढ़ेगी लेकिन ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? स्ट्रेट होगा। सर डिक्रीजिंग होगा क्योंकि स्पीड कम हो रही है। ये सर इब्राहिम स्पीड कम बिल्कुल, हो रही है तो डिस्टेंस। इब्राहिम बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। वेरी गुड नहीं इब्राहिम। सर डिक्रीजिंग होगा क्योंकि हाँ वेट कम हाँ होएगा, उसका स्पीड इब्राहिम कम होएगा तो बिल्कुल आहिस्ता ट्रेवल करेगी। जबरदस्त इब्राहिम, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं बेटा। जब अपवर्ड मोशन होगा ना तो स्पीड कम हो रही है ना, तो जब स्पीड कम होगी तो ए टू बी डिक्रीजिंग स्पीड के साथ हाइट बढ़ेगी। बेटा ए से लेके बी तक हाइट तो बढ़ेगी लेकिन स्पीड कम होगी। सो दिस इज ग्राफ फ्रॉम ए टू बी। फातिमा बेटा आपको समझ आ गई? फातिमा फरोख जी सर। तो बेटा आप बता सकती हैं कि ग्राफ की शेप इस तरह से क्यों है, क्विकली? सर क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही जैसे वो ऊपर जा रहा है तो हाँ ग्रेडियंट बेटा उसका कम क्योंकि हो जाएगा स्पीड, ग्राफ हाँ का। स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इसलिए ए टू बी जो हाइट है वो बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे।
साथ तौसीफ B से D तक फिर ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट? इंक्रीजिंग रेट वजह? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। जी बेटा, वापस आते हुए यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन की वजह से अब हाइट तो होगी कम, हाइट 0 की तरफ जाएगी, ग्राउंड लेवल पे जाके हाइट 0 हो जाएगी, तो हाइट का 0 अचीव होगा कहाँ पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके। और अगर मैं कहूं कि सी और डी मार्क करके दो, तो उमर फारूक सी होगा बिल्कुल ए के अपोजिट और डी होगा ग्राउंड पे। तो नीचे जाते हुए सर ये पैराबोला तो नहीं बनेगा, ये आपने पैराबोला बना दिया। बेटा क्यों नहीं बनेगा? सर इंक्रीज रेट में नहीं वो कम, मतलब हाइट कम होगी। हाँ तो सही बनाया। तो तुम्हें कहाँ, किस रीजन में मसला आ रहा है, ए टू बी, बी टू सी या सी टू डी? रीजन स्पेसिफाई करो ना कि तुम किस रीजन से डिसएग्री कर रहे हो। नहीं नेवर माइंड, ग्रेडियंट बढ़ ही रहा है। हाँ ग्रेडियंट बढ़ रहा है ना, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है यूनिफॉर्मली डिसेलरेटिंग, तो यहाँ तो आप डिक्रीजिंग रेट पे बनाया है हाँ आपने। क्योंकि ये ग्राफ है डिस्टेंस का, मीटर्स का। अब मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, ये बच्चों को ना होता है इसमें कंफ्यूजन, मेरी बात सुनो। एक चीज होती है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक चीज होती है यूनिफॉर्म स्पीड, और एक चीज होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड जनरली यू मिक्स द टू कॉन्सेप्ट्स। बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है ना। तो आप यूनिफॉर्म के वर्ड पे सिर्फ ना जाओ, यूनिफॉर्म क्या चीज है वो भी देखो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस का ग्राफ जो बनेगा टाइम के साथ, इट विल बी लाइक दिस, और स्पीड का ग्राफ जो बनेगा टाइम के साथ, इट वुड बी लाइक दिस। लेकिन जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा टाइम के साथ, इट्स एक्सेलरेशन नाउ, सो द ग्राफ विल हैव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट लाइक दिस। अच्छा, और जो बनेगा स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो बनेगा ये। बेटा आप ना दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहे थे, समझ आइए बेटा बात अबू बकर? जी सर। सो यूनिफॉर्म स्पीड, पता है क्या मैं लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, आप समझ रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। आई बात समझ? तो जब एक्सेलरेशन होगा, देखो जब एक्सेलरेशन होगा तब स्पीड चेंज होगी, तो जो मीटर वाला ग्राफ है उसका वो कर्व होगा, स्पीड वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म डिसेलरेशन में स्पीड का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन डिस्टेंस का ग्राफ होगा कर्व। अबू बकर क्लियर ये बात? जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ, हाइट के ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाइट के ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? अबू बकर आप बताओ, इस ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? इस ग्राफ का स्लोप होगा स्पीड। बेटा इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ये होगा स्पीड बेटा। तो इस तरफ से अगर देखेंगे यूं, ये वाला पार्ट, तो ग्रेडियंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वाले रीजन में द स्पीड इज डिक्रीजिंग? उमर हाशमी ये किसका ग्राफ है? डिक्रीजिंग स्पीड का बेटा। और बेटा राइट साइड पे अगर ग्राफ देखेंगे वो किस चीज का है बेटा, बताएं बेटा। राइट स्पीड साइड, इंक्रीज हो रही है। हाँ जी, वहां पे अगर हम देखेंगे तो स्पीड जो है इस पार्ट पे स्पीड उमर हाशमी इंक्रीज हो रही है बेटा। सर इंक्रीजिंग तो कहा है। हाँ सही कहा है ना। फिर आपकी हेल्थ कैसी है बेटा उमर? बस सर चले जा रहे हैं। नहीं यार, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। अच्छा अब यहां तक हमने कर लिया। उमर फारूक कॉपी हो गया यहां तक? जी सर। तुम लोगों की आज मैं पिक्चर्स देख रहा था उधर, वो ओ लेवल वाले उस पे बिल्डिंग पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी हुई है माशाल्लाह।
सर बड़ी बड़ी लेकिन छोटी छोटी लगी हुई है। मैंने तुम्हें मुबारक नहीं दी है, तो मुबारक फिर कल क्लास में देता हूं। अच्छा, यहां तक हम पहुंच गए। फातिमा बेटा कॉपी हो गया यहां तक? जी सर। अच्छा, अब जो है आते हैं अगली चीज पे। ये तो हो गया हाइट का ग्राफ टाइम के साथ। अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि भाईजान आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा टाइम के साथ। फातिमा बेटा, दे आर आस्किंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। उमर हाशमी, डिस्प्लेसमेंट का जीरो कहां पे लेते हैं, ग्राउंड पे या पॉइंट ऑफ रिलीज पे? क्या कहोगे बेटा आप? पॉइंट ऑफ रिलीज पे। वेरी गुड उमर बेटा। सिर्फ हाइट और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है कि हाइट का जीरो लेते हैं ग्राउंड पे और डिस्प्लेसमेंट का जीरो लेते हैं पॉइंट ऑफ रिलीज पे। तो आपने ये बात समझनी है कि जहां से आपने बॉल को फेंका था वहां पे इस जगह पे होगा डिस्प्लेसमेंट का जीरो। अच्छा उमर, इसके ऊपर ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। और बेटा इसके नीचे नीचे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट ऑफ रिलीज के ऊपर होता है पॉजिटिव और पॉइंट ऑफ रिलीज के नीचे होता है नेगेटिव। उमर फारूक, आपको बात समझ आ गई? जी सर। अगर हम एक बुलेट को फायर करेंगे तो जहां से फायर करेंगे उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, उसके ऊपर वाली साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, उसके नीचे वाली साइड पे डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट का जीरो किस लाइन पे होगा? ग्राउंड पे नहीं होगा। अगर ये लाइन एक्स वाई है, ग्राउंड तो यहां पे है, तो अगर ये लाइन एक्स वाई है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और ये जगह लाइन एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब सर पॉइंट ऑफ रिलीज से ऊपर जब बॉल नीचे आ रही है तो वो हाँ, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा वो। नहीं, वो पॉजिटिव है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ये देखो सर वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का जब फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिंक है। हाँ हाँ, वो मेरी बात सुनो। जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, मोशन बैकवर्ड होगा। तो ए टू बी इज मोशन, मोशन इज फॉरवर्ड। बेटा ए टू बी फॉरवर्ड मोशन और बी टू सी बैकवर्ड मोशन। उमर देखो, उनके साइड ऑपोजिट नहीं होंगे? नहीं होंगे। ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो तब नेगेटिव होता है जब आप रेफरेंस पॉइंट की दूसरी साइड पे जाते हैं। तो जब तक आप डिस्प्लेसमेंट जीरो के ऊपर ऊपर होंगे तो आप किधर मूव कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात? उमर, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ पोजीशन मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट में देखो वेलोसिटी में मैटर करती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ पोजीशन देखते हैं। जब तक आप अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर होंगे, चाहे आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। बात क्लियर? तो उमर ये जो है ना कोई लिजिट जो है ना ओ लेवल क्लीन बोल्ड हो गया ये। क्यों? सर ओ लेवल में कुछ और पढ़ा था। नहीं, ओ लेवल में भी यही कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही यही है। देखो सबसे पहले ऊपर गए फिर नीचे है। अब जरा मेरी बात समझते जाना। फर्ज करें ये जगह x है, ये जगह y है, ये जगह z है। उमर मैंने तुम्हें 3 जगह दे दी हैं। देखो इधर ये जा रहे ऊपर की तरफ, इधर ये आ रहे नीचे की तरफ, इधर ये आ रहे नीचे की तरफ। आप इससे एग्री करते हैं? ये मैंने मोशन के एरो ठीक बनाए हुए हैं? सही बनाया। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी के एरो बनाता हूं। इधर वेलोसिटी अपवर्ड्स, इधर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, इधर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स। अच्छा, ग्रेविटी के एरोस, जी डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड्स। उमर यहां तक अगर कोई आपका डिसएग्रीमेंट है तो मुझे बताओ। नहीं। उमर फारूक, मैंने डायरेक्शन के एरोस ठीक बनाए हुए हैं अभी तक? जी सर। अच्छा, अब उमर हाशमी जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसका भी एरो बनाते हैं। वो पता है कहां से बनाते हैं? जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हो गया आपका dx। उमर हाशमी ये आपका हो गया dy। So Umar beta, what do you think? What is the difference between dx and dy? I will say no difference. What you will say? सर देखना सर dx और dy को ऐड करेंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो कैसे जीरो होगी जब आपके दोनों पॉजिटिव मतलब हैं? जीरो हो जाएगी? एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो।
तुम कहना चाह रहे हो कि x और y क्योंकि सेम लेवल पे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अब तुम दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट से। x का अपना डिस्प्लेसमेंट, y का अपना डिस्प्लेसमेंट। एक बात। दूसरी बात, अब जो आप बात कर रहे हैं, मुझे बताओ x और y का चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? क्या कहते हो आप? सर आप तो कह रहे हैं चेंज, लेकिन मैं कह रहा हूँ सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं करते। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस बन जाता है, और हम डिस्प्लेसमेंट का सम कभी नहीं करते, हम चेंज फाइंड करते हैं। अगर दो पॉइंट सेम जगह पे हैं तो उनका चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। उमर बेटा मेरी बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो होगा या सम जीरो होगा? जरा दिमाग पे जोर डाल के बताओ। फर्ज करो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट लेते हो H8 से और तुम बैठे हो H8 में, तो तुम मूव तो नहीं कर रहे, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। मेरी बात पूरी सुनना, अगर तुम H8 में बैठे हो और तुम डिस्प्लेसमेंट भी H8 से लेते हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो। एग्रीड? यस, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे। अगली बात पे आ जाओ। तुम डिस्प्लेसमेंट लेते हो F10 से, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है H8 तक वो जीरो नहीं है, लेकिन अगर तुम रुके हुए हो तो तुम्हारा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फिर भी जीरो है। उस स्टेट पे जीरो, लेकिन आपकी उस स्टेट पे जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। अगर आप मूव नहीं कर रहे, मेरी बात तो सुनो ना, अगर आप मूव नहीं कर रहे तो आपका चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाँ क्या सही है ना, चेंज जीरो है, लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। जीरो नहीं है। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे x और y का वर्टिकली, तो वो हो जाएगा dy माइनस dx। तो क्योंकि दोनों सेम है तो आंसर जीरो आ जाएगा। अगर मैं तुम्हारी बात को फॉलो करता हूं, ठीक है, वो देखो जरा, तुम कहते हो मैं इसको ले लेता हूं प्लस, इसको ले लेता हूं माइनस। चलें आपकी बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं आपकी बात मानूंगा तो पता है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखो ये भी होगा d, क्योंकि सेम है ना, ये भी होगा d। जब मैं चेंज फाइंड करूंगा तो वो आ जाएगा प्लस ऐड हो जाएंगे। जी भाईजान, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। तो उसी जगह पे आपको चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी कि एक चीज अपनी जगह पे होगी फिर आपको चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आपको मेरी बात समझ आ गई? नहीं सर, ये एक और नेगेटिव कहां से आया है? उमर हाशमी हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप रुको। तुम्हारी बात ना क्लियर करके फिर मैं बाकी बच्चों के लिए इधर आ जाऊंगा। ये तुम्हारा रेफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का। उमर हाशमी ये क्या है तुम्हारा? रेफरेंस। यहां पे पॉइंट है x, ठीक है। अब फर्ज करें एक बंदा यहां से गया इधर, फिर ऊपर जाके पहुंचा यहां पे वापस। उमर ठीक है? सही हो गया। अब जाते हुए जब वो x पे था और आते हुए जब वो x पे था, ठीक है, तो मुझे बताओ जब वो दोनों बार x पे था तो उसका चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जीरो या कोई वैल्यू होना चाहिए? आपकी अक्लमंदी क्या कहती है? जब वो जीरो दोनों होगा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जबरदस्त। अब मेरी कन्वेंशन और आपकी कन्वेंशन, मुझे बताओ जब किसी चीज का चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? आपका कॉमन सेंस क्या है, कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है? जब चेंज कैलकुलेट करते हैं तो दो वैल्यूज को क्या करते हैं बेटा जी? सब्ट्रैक्ट। बड़ा जबरदस्त हो गया। अब आगे आते हैं। जाते हुए अगर आपने ले लिया, ये मैं आपका गलत कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, आपने जाते हुए ले लिया प्लस डी, आते हुए आपने कहा हम इसको लेते हैं माइनस डी। मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। तो D1 जो था वो प्लस डी हो गया और D2 जो है वो माइनस डी हो गया। बताओ यस और नो, यही था ना आपका? अब आते हैं इस पे, डेल्टा डी क्या मिलेगा बेटा? D2 की जगह पुट करना पड़ेगा प्लस डी और D1 की जगह पुट करना पड़ेगा माइनस डी। तो इस तरह आंसर जीरो नहीं आएगा, 2D आ जाएगा। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर चीज x पे है तो उसका चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? उमर हाशमी अब बताओ। सही है सर, लेकिन ये ना हमने कुछ और ही पढ़ा था वो अच्छा लेवल में। छोड़ो ना, वो मेरे साथ डिस्कस ना करो। मैं जो बात मैं समझा रहा हूं उसकी डिस्कशन मेरे साथ करो। अच्छा, क्योंकि देखो मैं तो तुम्हारे साथ क्लास फेलो नहीं था ना। ना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो फिर हमें ओ लेवल कॉन्सेप्ट ने घुमाया ना।
अच्छा ये देखो D2 O लेवल में तो तुमने पढ़ा था कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, अब तुम आगे A लेवल में पढ़ोगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कभी कभी होता है, तो वो चीजें चेंज होंगी ना अभी। अच्छा देखो D2 प्लस D, तुमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला तो नहीं पढ़ा होगा ना, तुमने तो पढ़ा होगा नेगेटिव पॉजिटिव, वो O लेवल में इस तरह होता है, A लेवल में आके चेंज हो जाता है। अच्छा बात सुनो, अब उमर हाशमी जाते हुए भी प्लस D, वापस आते हुए प्लस D, ठीक हो गया? सही हो गया। अब आते हैं अपने सवाल पे, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो मुझे बताओ x पे डिस्प्लेसमेंट, फातिमा बेटा मैं आपसे पूछता हूं, फातिमा बेटा आपको क्या लगता है x और y में से डिस्प्लेसमेंट कहां पे ज्यादा होगा बेटा? सर ये सेम ही है दोनों। बेटा यही मैं सुनना चाह रहा था, वेरी गुड। तो उमर फारूक अगर x पे डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे प्लस d, तो उमर फारूक y पे कितना होगा बेटा? प्लस डी। प्लस d ही होगा। अच्छा और z पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा फिर नेगेटिव d। उमर हाशमी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं d वाले को नेगेटिव क्यों ले रहा हूं? कि वो फिर जो है आपके जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उससे नीचे है। हाँ क्योंकि वो नीचे चला गया है। उमर फारूक क्लियर यहाँ तक? सर डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या ग्राउंड पर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जनरली हम पॉइंट ऑफ रिलीज को लेते हैं। ग्राउंड को तब लेंगे जब एग्जामिनर कहेगा। ठीक है उमर? उमर डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर एग्जामिनर कहेगा ग्राउंड पे लो तो हम लेंगे, अदरवाइज हम पॉइंट ऑफ रिलीज को लेंगे। उमर क्लियर? जी सर बिल्कुल। ठीक है उमर अपना माइक बंद कर लो। उमर फारूक मेरी बात समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस एग्जामिनर चेंज भी करवा सकता है। यस सर। अगर एग्जामिनर ने कोई नहीं दिया तो फिर हम क्या लेंगे? फिर हम पॉइंट ऑफ रिलीज लेंगे। उमर हाशमी क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम आते हैं अपने ग्राफ पे। अब हमने जब इतना सीख लिया तो मुझे बताओ अगर हम एक्स वाई से इस पॉइंट से रिलीज करते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का 0 है तो टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो ग्राफ शुरू होगा यहां से, ये हम पहुंच गए ए से लेके बी तक। साथ तौसीफ समझ आ गई यहां तक? ए से बी तक ग्राफ इस तरह का कर्व क्यों है साथ बताओ? क्योंकि वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही थी। क्योंकि इस जगह तक स्पीड जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि इस जगह तक स्पीड है डिक्रीजिंग। और बेटा बी टू सी यही रिपीट होगा ना फिर फातिमा बेटा, बी टू सी यही वाला रिपीट होगा ना। तो सी पे हम पहुंच गए कहां पे? उसी जगह पे जहां से फेंका था, ये हो गया सी। और फिर थोड़ा सा नीचे भी तो जाएगा ना, डी जो है वो इससे बड़ी वैल्यू हमें मिलेगी ना। तो ये सी हो गया और ये डी हो गया, और ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉइंट ऑफ रिलीज, ये हो गया पॉइंट ऑफ रिलीज, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से फेंका था। और ग्राउंड कहां पे हो गया? दिस लेवल इज द ग्राउंड लेवल विद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है। जी बेटा आप बिल्कुल देखें, B2C वाली। हाँ जी B2C डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव लेकिन कम हो रही है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि बैकवर्ड आ रहा है। और फिर सी पे वो अपने पॉइंट ऑफ रिलीज से नीचे चला गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। बेटा क्लियर ये बात? फातिमा फरूक बेटा कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। ये बेटा किसका ग्राफ हो गया? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा अगला ग्राफ जो आप मुझे बना के दोगे इसी सिचुएशन का, वो है थोड़ा सा सोच समझ के आपने बनाना है ग्राफ। बच्चों व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीपी वर्सेस टाइम? जीपी वर्सेस टाइम, उमर हाशमी कुछ गाइड करो। जीपी का टाइम के साथ क्या ग्राफ? सर ऊपर जाएगा तो ज्यादा हो जाएगी जीपी। सर ये वो वाला बनेगा ना, हाइट वाला। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली हाइट वाला ग्राफ बनेगा? हाँ, देखिए ये वो कांस्टेंट है आपकी, जी mg तो कांस्टेंट है आपका। हाँ जी बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीपी होता है mgh। तो जीपी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा h के साथ, और उसकी वजह हम क्या लिखेंगे? एज mg इज कांस्टेंट। फातिमा फरूक बेटा कोई कंफ्यूजन है इसमें? mg अगर कांस्टेंट है तो जीपी किस पे डिपेंड करेगा? h पे।
तो बेटा एच का ग्राफ तो हम बना चुके हैं ना, तो जो एच का ग्राफ होगा वही किसका ग्राफ होगा, जीपीई का। तो जीपीई फर्स्ट इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। तो बेटा जीपीई का वही ग्राफ होगा टाइम के साथ जो हाइट का था। साथ तौसीफ समझ आ गई? जी सर। और जब ग्राउंड को हिट करेगा तो जीपी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। किसी बच्चे को इस ग्राफ में कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क एनीवन। अलीशा बेटा समझ आ गई इसकी? जी सर। बेटा ये किसका ग्राफ हो गया, जीपी का ग्राफ टाइम के साथ। आगे आते हैं बेटा। अगला ग्राफ जो मैं आपको बनाने को कहूंगा, इट इज फॉर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताएं जीपीई का ग्राफ अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एनीवन? खुद बनाना है, मैं हेल्प आउट नहीं करूंगा। जीपीई का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ, जो भी आपको समझ आता है बना दो। सर इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स होगा ना, चूंकि जीपी काइनेटिक एनर्जी में शेप क्या होगी अलिशा बेटा, शेप क्या होगी? इट्स अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन? कर्व होगा। नो बेटा यू आर रॉन्ग, इट विल नॉट स्ट्रेट बी लाइन होगी सर, क्योंकि वो होता है प्रोपोर्शन उनका कांस्टेंट होता है। बेटा ये कर्व नहीं होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन भी नहीं है उमर हाशमी, इट्स नॉट एन इनवर्स प्रोपोर्शन। इट्स अ सिचुएशन वेयर द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ कांस्टेंट। उमर हाशमी, इट इज अ सिचुएशन वेयर द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ कांस्टेंट। मेरी बात समझ आ गई? मुझे बताओ इस सिचुएशन में एयर है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो अब जो मैं बात समझाऊंगा उसको जरा देखना। बात यह है कि किसी भी टाइम पे फर्ज करें बॉल को आपने फेंका, ठीक है, बॉल वापस आई। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपने समझनी है। फर्ज करें जब बॉल इस पॉइंट पे होगी, उमर हाशमी इस पॉइंट पे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? फुल काइनेटिक एनर्जी होगी 0। क्यों होगी 0? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है। और बेटा फर्ज करें इस पॉइंट पे जीपी है, मैं फर्ज करने की बात कह रहा हूं, 1000 मैक्सिमम होगी जूल्स। फर्ज करें 1000 जूल्स है समझने के लिए। तो बेटा ये बताओ जब ग्राउंड को हिट करेगा तब जीपी कितना होगी, जल्दी से बताओ। 0। अच्छा, और बेटा उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड? मैक्सिमम 1000। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, बेशक जीपी और केई इंटर कन्वर्ट होंगी लेकिन उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसी भी टाइम पे जीपी जितना कम होगी केई उतना बढ़ जाएगी, लेकिन इनका सम क्या होगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे, मैं कह रहा हूं अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी था, मैं इफ एंड देन के साथ जा रहा हूं, ये था फर्ज करें 300। फातिमा बेटा व्हाट डू यू थिंक, इफ काइनेटिक एनर्जी वाज 300 व्हाट वुड बी जीपी एट दिस पॉइंट? 700। क्या अगर एयर होती फिर ये चीज अप्लाई होती उमर हाशमी? नो सर, क्योंकि एनर्जी वुड बी लॉस्ट टू पर एयर पे लॉस होती है तो फिर वो जो है तो इनिशियली इसका स्टॉप मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली विदाउट वैक्यूम। एयर। विद एयर ये अप्लाई नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि विदाउट एयर जीपीई और केई का जो सम होगा बेटा वो होगा कांस्टेंट। मेरी सर अगर एयर नहीं है, सर एक सवाल है सर, अगर एयर नहीं है हाँ तो जब बॉल रिबाउंड होगी तो फिर वो सेम हाइट अचीव करेगी? बेटा मैं रिबाउंड की तरफ जा ही नहीं रहा, ठीक है, रिबाउंड पे जाते ही नहीं है, रिबाउंड की बाद में बात करेंगे, ठीक है उमर हाशमी, रिबाउंड की बाद में। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं अगर मैं उसका आंसर करना चाहूं तो उतनी हाइट अचीव नहीं करेगी, क्योंकि जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो उस वक्त एनर्जी के लॉसेज होंगे। उमर बेशक हवा में लॉसेज ना हो, जब वो हिट करेगी ग्राउंड के साथ तो साउंड और हीट जनरेट होगी, ठीक है उमर? सर वैक्यूम में साउंड नहीं होती। ओके मैं गुड वन। तो हीट तो होगी ना उमर? आपने हीट कहा तो वो भी नहीं होती, आपने कहा वो भी नहीं होती। किसने कहा वैक्यूम में हीट नहीं होती? बात सुनो, हीट तो एयर के साथ नहीं होगी, जब जमीन पे हिट करेगा फिर क्यों नहीं होगी? हैं जी ग्राउंड उमर? वैक्यूम पे नहीं है सर, ग्राउंड वैक्यूम में नहीं है बेटा ग्राउंड की अपनी फोर्स नहीं होगी। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्यूम में हीट हो ही नहीं सकती,
मैं कह रहा हूं जब वैक्यूम होगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट बननी है वो नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्यूम में हीट हो ही नहीं सकती, वरना सन की हीट हम तक कैसे पहुंचती। सर, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। उमर मेरी बात सुनो, जब वो जमीन को लगेगा, तुम बात को गलत समझ रहे थे ना। मैं पिछली बार मैं ये कह रहा था कि ग्राउंड को हिट करने से पहले क्योंकि एयर नहीं है तो हीट जनरेट नहीं होगी। एग्रीड और नॉट? सही हो गया। दूसरी बात पे आते हैं, जब वो जमीन को हिट करेगा तो वाइब्रेशन जनरेट होगी, लेकिन मीडियम ना होने की वजह से आवाज नहीं होगी। इस पे हम एग्री कर गए, लेकिन हीट फिर भी जनरेट होगी। समझ आ गई बात? सही हो गया। अब जो हीट के लॉसेस होंगे उसकी वजह से बॉल अपनी ओरिजिनल हाइट पे रिबाउंड नहीं करेगा। क्लियर? सही हो गया। ऑल दो साउंड के लॉसेस नहीं होंगे, उस बात पे मैं एग्री करता हूं कि साउंड, लेकिन साउंड जो वाइब्रेशन होनी है वो तो हो जाएगी ना, वो साउंड में कन्वर्ट नहीं होगी, रिकवर हो जाएगी वो, लेकिन थर्मल लॉसेस फिर भी हो जाएंगे। चलें उमर, अगर हम हिट करने से पहले की बात करते हैं, रिबाउंड की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, रिबाउंड का टॉपिक अलग से देखेंगे। मुझे बताओ, अभी रिबाउंड करने से पहले जीपी और केई का सम कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं, तो अब इस केस में व्हाट डू यू थिंक, जीपी का और केई का क्या ग्राफ होगा? उमर फारूक, क्या शेप होगी बेटा? स्ट्रेट लाइन होगी सर। अच्छा उमर हाशमी, हमने रिबाउंड तक उस तक हिटिंग या इंपैक्ट तक पहुंचना ही नहीं है, हमने जस्ट बिफोर इंपैक्ट तक जाना है। ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं ना, अच्छा मैंने रिबाउंड के ग्राफ आपको अलग से बनवाने हैं अभी। ये एक सिचुएशन है, फिर रिबाउंड अलग सिचुएशन है, और जो रिबाउंड के ग्राफ है उसमें मैं मल्टीपल रिबाउंड्स के बनवाऊंगा, विद एयर भी और विदाउट एयर भी, वो आगे बनाने हैं हमने। अच्छा, जीपी वर्सेस केई, बेटा जीपी का ग्राफ जो बनेगा ना केई के साथ, वो होगा, अगर आप जीपी को 0 करेंगे, बताओ केई क्या बन जाएगा? मैक्सिमम, यानी कि 1000। अच्छा, अगर मैं केई को 0 कर दूं तो जीपी क्या बन जाएगा? 1000। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर दो वेरिएबल्स का सम कांस्टेंट हो तो उनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। वो इसलिए कि अगर मैं लिखूं जीपीई प्लस केई इज इक्वल टू 1000, तो इन दैट केस अगर जीपी को सब्जेक्ट बना लें तो क्या बन जाएगा? जीपी इज इक्वल टू नेगेटिव केई प्लस 1000। अच्छा, अगर मैं इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूंगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा आइए समझ बात, तो ये y इंटरसेप्ट, ये ग्रेडियंट, और ये x, और ये बाकी कहानी। तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट इज -1। इसका ग्रेडियंट क्या है उमर हाशमी? -1 जो है -1। अच्छा, अब रूल क्या बना, अगर दो वेरिएबल्स का सम कांस्टेंट होगा तो उनका ग्राफ इसी तरह का बनेगा। तो हमारी एग्जांपल में एयर नहीं है, बॉल ऊपर गई और ग्राउंड को हिट करने से पहले केई और जीपी का जो ग्राफ बनेगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। और इसकी पीक्स कहां पे होंगी? ये वाली पीक भी टोटल एनर्जी पे और ये वाली पीक भी टोटल एनर्जी पे। उमर हाशमी, कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब एक मुश्किल ग्राफ मैं आपसे पूछने लगा हूं, एक नहीं बल्कि टीई का फुल फॉर्म क्या है? जी बेटा, टीई का फुल फॉर्म क्या है? जीपी का जीपी है बेटा, जीपी। नहीं टीई। व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? टेंशन ना, टोटल, आप ही बता दें। टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। उमर, हम अगर एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी से रिलेटेड कुछ होगा ना, तो टीई का मतलब है जीपी और केई का सम। ठीक है बेटा उमर? हाँ, सही हो गया। मतलब है जीपी और केई का सम, यानी कि ओवरऑल एनर्जी। अच्छा बेटा, अब अगला ग्राफ हम आपसे पूछते हैं, आपकी अक्लमंदी का इम्तिहान अब शुरू। आपको जो भी लग रहा है केई का ग्राफ टाइम के साथ आपके ख्याल में क्या होगा, इसमें मैं आपको कोई इनपुट नहीं दूंगा, आप खुद सोचेंगे। उमर फारूक, केई का टाइम के साथ ग्राफ सोचें। फातिमा बेटा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ स्पीड, सो
इफ यू हैव ग्राफ V स्क्वायर। हाँ v का स्क्वायर, तो अगर आप स्पीड का ग्राफ बना चुके हैं, जो कि आप बना चुके हैं, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। मेरी बात सुने, हमने स्पीड का ग्राफ बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ? बनाया हुआ है बनाया सर। हुआ है। बनाया हुआ है। पैराबोला बनेगा। हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन बात सुनो, फिजिक्स में ना मैथमेटिकल शेप्स डिस्क्राइब ना किया करो, बस कहो कि कर्व डिक्रीजिंग कर्व इंक्रीजिंग कर्व, क्योंकि अगर आप पैराबोला कहेंगे तो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं पैराबोला के वो अप्लाई हो जाएंगे। उमर जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझना, पैराबोला जो है या जो डिफरेंट शेप्स हैं, इलिप्स, सर्कल, वो सारे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आप किसी कर्व के ऊपर पैराबोला का वर्ड अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो इलिप्स हो, पैराबोला ना हो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? सही हो गया। आपने एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, उमर हाशमी, एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? सर कभी जिंदगी में वर्ड नहीं सुना। तो बेटा फिर आप ये पैराबोला का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब आपको एसेंट्रिसिटी का, देखो तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारे सिलेबस में ये पैराबोला इलिप्स वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सो इट्स बेटर, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम असल में पता है क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तुमने ये सीखा है कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो होता है इस तरह का, और इसको कहते हैं पैराबोला, यही सीखा है ना? यस। और तुम इसको हर जगह अप्लाई करते जा रहे हो, जो भी तुम्हें इस तरह की शेप दिखाई देती है यू से इट्स पैराबोला, है ना? हाँ जी। तो मुझे बताओ, इलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला में डिफरेंस, वो तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना? तो बेटा शेप सिर्फ पैराबोला नहीं होती, इस तरह की शेप जो है उसको हाइपरबोला, इलिप्स और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिजिक्स में आपने मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं करनी, ठीक हो गया? बस सर अब जिंदगी में कभी पैराबोला नहीं बोलूंगा। हाँ, क्योंकि तुम पैराबोला जब बोलोगे ना तो सर्टेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, फिर उससे मसला होता है। तो ये ख्याल करना है, बस तुमने कहना है इंक्रीजिंग कर्व डिक्रीजिंग कर्व। अच्छा, अब जो है बात स्पीड की, अगर बात की जाए तो स्पीड का जो ग्राफ था ए टू बी, किस तरह का ग्राफ था उमर? इस तरह का। और बेटा ए टू बी था इस तरह का ग्राफ, और बी टू डी था, आगे से ऊपर। जी बेटा इस तरह का ग्राफ था। अच्छा, अगर ए टू बी वाले ग्राफ का स्क्वायर करते हैं, उमर फारूक, स्पीड का स्क्वायर किस तरह का होगा बेटा अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें? तो स्पीड का स्क्वायर वर्सेस टाइम। अच्छा, सिचुएशन दिमाग में रखना, इट वाज अ बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन वैक्यूम, ऑल द ग्राफ्स आर फॉर दिस सिचुएशन, एंड स्पीड का ग्राफ टाइम के साथ हमने बना दिया। स्पीड का स्क्वायर क्या होगा बेटा? ये जो होता है ना स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ, इसका स्क्वायर डाउनवर्ड डिक्रीजिंग कर्व होता है। अच्छा, और जो ये हो गया ए टू बी का स्क्वायर, और फातिमा बेटा बी टू डी वाला जो ग्राफ है उसका स्क्वायर किस तरह का होता है बेटा? फातिमा फरोख बेटा, बी टू डी वाले ग्राफ का स्क्वायर इंक्रीजिंग कर्व होता है। हाँ, तो फातिमा बेटा व्हाट डू यू थिंक, के ई का टाइम के साथ किस तरह का ग्राफ होगा, स्पीड वाला या स्पीड के स्क्वायर वाला? स्पीड के स्क्वायर वाला। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड ही किस पे करती है? स्पीड के स्क्वायर पे। तो बेटा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ। बेटा ये ग्राफ बनेगा हमारे पास, ये हो गया कहां तक? ए से लेके बी तक। अच्छा, ग्राफ बना कैसे? पहले हमने स्पीड टाइम देखा, फिर स्पीड का स्क्वायर देखा, फिर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड के स्क्वायर पे। तो राइट साइड से ये ग्राफ होगा, फिर ये हो जाएगा। साथ तौसीफ कोई कंफ्यूजन? और सर वो बीच में ए के पैरेलल ही होगा सी पॉइंट जो है? हाँ बिल्कुल होगा, वो मैंने मिस कर दिया ना, जरूरत नहीं है वो, लेकिन बनाना है तो बना दो। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी ए पे होगी उतना सी पे रिकवर होगी, यही पॉइंट है ना? जी सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अगले ग्राफ पे आ जाओ। इसी सिचुएशन के लिए अगर आपसे कहा जाए, ये कुछ मुश्किल होगा जो मैं अभी बताने लगा हूं,
अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें ग्राफ बना के दें, आप हमें हाइट का ग्राफ बना के दें डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये काफी ज्यादा मुश्किल ग्राफ है। उमर फारूक, हाइट का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ बन जाएगा बेटा? सर लॉजिक के हिसाब से तो बन जाएगा। तो बनाओ। उसके लिए आपको हाइट और डिस्प्लेसमेंट की एक खूबसूरत सी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बन गई तो ग्राफ बन जाएगा। पहले आप सोचेंगे ए टू बी, फिर आप सोचेंगे बी टू डी, ठीक है? तो ए टू बी, बी टू डी, जो भी आपको इक्वेशन समझ आ रही है डिस्प्लेसमेंट की और हाइट की, उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। सर पहले तो उनका लिंक बनाएंगे ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका लिंक बनाएंगे। इक्वेशन बनेगी तो ग्राफ बनेगा। एंड फातिमा फरूक बेटा, आपने खुद ये बनाना है। हाइट और डिस्प्लेसमेंट का जो भी रिलेशन आपको समझ आ रहा है आप लोग बना के दो जल्दी से। उमर फारूक, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, बनाओ, शाबाश। सात तौसीफ बन जाएगा? सर देख लो। जी बेटा जल्दी बनाओ। इक्वेशन लिख लो, आसान हो जाएगा, टेंशन ही खत्म। इक्वेशन क्या बनेगी? चलें जी, इनिशियल हाइट को h1 कह देते हैं, ठीक है जी? है जी उमर फारूक? इनिशियल हाइट को h1 कह देते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो हाइट है वो होगी डिस्प्लेसमेंट प्लस h1, एग्रीड और नॉट? सर स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना? बन रहे, लेकिन थोड़ा सा उस- कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता हूं कैसे। ये देखो, ये जो इनिशियल हाइट है इसको कह रहे हैं, फर्ज करें h1। h1 इज अ फिक्स नंबर। यहां पे हाइट का 0 और यहां पे हाइट h1, यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, अब जब हम ऊपर जाते हैं, फर्ज करें जी यहां पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो बनता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से ये d बनता है। तो बेटा आप खुद सोचो हाइट कितनी बनेगी? तो बेटा फिर h1 प्लस डी। हाँ, हाइट बनेगी d में आपको h1 ऐड करना पड़ेगा। उमर फारूक, आती है समझ? जी सर। तो बेटा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब हम लिखेंगे h इज इक्वल टू डी प्लस h1, तो y एक्सिस पे ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ग्रेडियंट 1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। उमर फारूक, कोई कंफ्यूजन बेटा? तो नहीं। h1 से ग्राफ शुरू होगा, हाइट और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ेंगे। फातिमा फरूक बेटा, आ गई समझ? जी ये सर। हो गया a टू b और ये हो गया b टू c। ये मैंने क्यों लिखा है पता है क्यों? डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं होगी? बेटा जी आप हमारी बात तो सुन लो ना, पहले ऊपर जाएगा हैं, फिर नीचे आएगा। बताओ, मैं फिर से बताता हूं, एरो पे फोकस करना। ये जो ग्राफ बना है ना, ये मैंने जो बनाया हुआ है, ये सिर्फ ऊपर जाने का नहीं है, ये पहले ऊपर जाएगा, फिर उसी तरह से नीचे आएगा। बताओ अब ठीक है? बेटा बेशक ऊपर जाए बेशक नीचे है, पाथ तो वही रहेगा ना, क्या कहते हो? बेटा ए टू बी और बी टू सी वही सेम लाइन बनेगी। बताओ, ये बात आ गई समझ? समझ नहीं आई। सर ज्यादा हुई है फिर कम हुई है। सर एक बात समझ नहीं आई। मैं डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाएंगे इब्राहिम उधर तक पहुंचे नहीं है अभी। अभी मैं सिर्फ ना डी के ऊपर ऊपर हूं, ये 0 वाले पॉइंट के ऊपर ऊपर हूं। इब्राहिम अभी ठीक है मैं सर। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में गया ही नहीं हूं ना, अभी मैं 0 के ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, 0 सर। डिस्प्लेसमेंट से ऊपर पहले ए टू बी जो ग्राफ बनेगा, फिर वापस आते हुए वही सेम ग्राफ रिपीट होगा या नहीं होगा? बताओ। जी सर वही बनेगा। यस ये सर हाइट होगा।
और ये डिस्प्लेसमेंट। 7 तौसीफ, A to B जो ग्राफ होगा B to C वही ग्राफ रिपीट होगा। फातिमा बेटा ये बात समझ आ गई कि A to B जो ग्राफ बनेगा, A to B जो ग्राफ बनेगा, फिर B to C वापस आते हुए एग्जैक्टली वही ग्राफ बनेगा। तो ये A to B और B to C वी आर गेटिंग द सेम थिंग। A to B ऊपर की तरफ, फिर B to C नीचे की तरफ। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? फातिमा बेटा यहां तक आ गई समझ? जी सर। अब हम जीरो डिस्प्लेसमेंट से नीचे जाते हैं। तो इक्वेशन के हिसाब से अगर हम ये करें कि जहां पे हाइट 0 होगी, जहां पे हाइट क्या होगी बेटा 0, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव h1। बच्चों जहां पे हाइट का 0 होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव h1। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को कंटिन्यू करूंगा तो जहां पे 0 हाइट होगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेगेटिव ऑफ h1। हाँ जी इब्राहिम, अब आइए समझ। जी सर, अब क्लियर हो गया। तो बेटा देखो Yes, sir, समझ। जब हाइट का 0 होगा ना, हाइट नीचे जाएगी। ये वो जगह है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये वो जगह है जहां पे हाइट 0 है। जहां पे हाइट का 0 होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव h1 होगा। बात क्लियर? जी सर, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट से नीचे चला गया। बिल्कुल यही बात है। उमर हाशमी, आपको ग्राफ की समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब एक आखिरी ग्राफ। सर यहाँ पे टाइम का ऊपर तो कोई लिंक नहीं आएगा ना, टाइम का कि जो है हाइट टाइम जो का है कोई चक्कर ऐसा ही नहीं है, ना ना टाइम का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ग्राफ है इसीलिए हाइट। इसीलिए आपकी लाइन सीधी बनी है, वरना लाइन आपकी सीधी नहीं बनती। ना ना इसीलिए सीधी बनी, आप सही कह रहे हैं। देखो असल में ना मैंने इक्वेशन पे फोकस किया है। इक्वेशन पे जब फोकस करेंगे, यही ग्राफ मैं एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, अगर मैं वाई एक्सिस पे ले लूं डिस्प्लेसमेंट, और मैं ये आज का आखिरी ग्राफ होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें ना चलाना चाह रहा हूं। फातिमा बेटा मैंने क्या चेंज किया है? मैंने सिर्फ एक्सिस चेंज कर दिया है। पहले ग्राफ था हाइट का डिस्प्लेसमेंट के साथ, अब मैंने कर दिया डिस्प्लेसमेंट का हाइट के साथ। उमर हाशमी, मैंने एक्सिस चेंज किया है ना? हाँ। अच्छा, अब एक्सिस को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? अब दोबारा सोचते हैं। देखो बात है सीधी। हाइट लेते हैं ग्राउंड से, तो हाइट का 0 ग्राउंड पे होगा। यहां से हमने बॉल को फेंका, जहां से बॉल को फेंकेंगे वो डिस्प्लेसमेंट का 0 होगा। दिस इज पॉइंट ऑफ रिलीज। और उमर हाशमी, जहां पे डिस्प्लेसमेंट का 0 होगा वहां पे हाइट अपनी इनिशियल वैल्यू पे होगी। बॉल ऊपर जाएगी, बॉल वापस आएगी, बॉल जमीन को हिट करेगी। अच्छा, अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट का 0, यहां पे डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल d था, तो बेटा जहां पे डिस्प्लेसमेंट d होगा वहां पे हाइट कितनी होगी? अगर डिस्प्लेसमेंट d है तो बेटा हाइट होगी फिर वही h1 प्लस d। d प्लस h1। फातिमा फरूख, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं सर। और बेटा ये h1 कौन सा पार्ट होगा? नीचे वाला ना? अच्छा, जहां पे हाइट 0 हो जाएगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव h1। उमर हाशमी बताओ फिर। उमर हाशमी, सही सही कह रहे जहां हैं पे सर। हाइट का 0 होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट आके नेगेटिव h1 होगा या नहीं होगा? हाँ, ताकि वो उसको कैंसिल आउट कर जाए और फिर वो 0 हो जाए। हाँ सही हाँ, है। डिस्प्लेसमेंट का 0 यहाँ पे है ना, 0 से नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा। अच्छा अब बात सुनो। पहली बात ये है कि जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 0, लेकिन हाइट किस वैल्यू पे होगी? h1 पे। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट अपनी 0 वैल्यू पे होगा वहां पे हाइट अपनी h1 वैल्यू पे होगी, और दोनों बढ़ेंगे। जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हम इसको d कह देते हैं, लेट्स सपोज हम इसको d कहते हैं, तो उसी पॉइंट पे हाइट की वैल्यू क्या होगी? उमर हाशमी बताओ।
सर अभी प्लस क्या नाम H1 है, d प्लस h1। अब सोचो इसको जरा, देखो 0 सेकंड पे जब डिस्प्लेसमेंट 0 पे था, जब डिस्प्लेसमेंट 0 पे था, y एक्सिस इज द डिस्प्लेसमेंट, उस वक्त भी हाइट की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, हाइट h1 पे थी। फिर जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और डिस्प्लेसमेंट d होगा फर्ज करें, तो उस वक्त हाइट क्या होगी, d प्लस h1। फातिमा फरूक बेटा कोई कंफ्यूजन है अब यहां तक? नहीं सर। उमर फारूक समझ आ गई? जी जी सर। साथ तौसीफ आपको समझ आ गई इसकी यहां तक? जी सर। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जो इक्वेशन बन रही है वो है h इज इक्वल टू d प्लस h1। तो बेटा अगर d को सब्जेक्ट बना लें, देखें d है y पे और h है x पे, तो अगर मैं d को सब्जेक्ट बना लूं फिर क्या बनेगा, d इज इक्वल टू h माइनस h1 y mx प्लस c। y इंटरसेप्ट विल बी कहां पे बेटा, बताएं जरा, y इंटरसेप्ट विल बी कहां पे बेटा उमर हाशमी? माइनस H1। माइनस h1। तो बेटा y इंटरसेप्ट विल बी एट माइनस h1, और ये हो गई सारी कहानी और ये हो गया ग्राफ। अब आप देखते जाओ जरा, जहां पे हाइट 0 होगी वो होगा ग्राउंड लेवल, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव h1। फातिमा फरूक बेटा आपको ग्राफ समझ आ गया? सर लेकिन आप दोनों एक्सिस पे H1 कैसे ले सकते हैं? एक एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल ना। बिल्कुल ले सकते हैं। h1 इज अ नंबर, h1 इज अ नंबर। लेट्स सपोज h1 जो है ना वो हाइट नहीं है, h1 एक डिस्टेंस है। आपने शुरू में 10 मीटर से फेंका था, 10 मीटर से हम पहुंचे, फर्ज करें हाइट 10 मीटर थी, उससे पहुंचे 110 मीटर पे, उसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होगा 100 मीटर। अब बताएं, आइए समझ बेटा, अगर जी सर। शुरू में हाइट थी, ये h1 असल में 10 मीटर है फर्ज करें, और यहां पे आगे हाइट अगर हो जाएगी 110 मीटर, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताएं जरा, 100 मीटर। जब नीचे पहुंचेंगे इधर डिस्प्लेसमेंट 0, हाइट 10, बेटा इधर हाइट 0 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव 10। तो बेटा h1 हाइट नहीं है, h1 डिस्टेंस है। समझ आ गई बेटा? सर ये जी A सर। पॉइंट और C पॉइंट 10 मीटर पे ही होगा ना, जी बेटा एक बिल्कुल, ही जगह पे? ये 10 मीटर, हाँ बिल्कुल, और ये फिर हो जाएगा नेगेटिव 10 मीटर। अब वैल्यू के साथ समझ आ गई बात? यस सर। तो जहां पे ये डिस्प्लेसमेंट और ये हाइट, जहां पे डिस्प्लेसमेंट का 0 था तो हाइट 10 मीटर थी, जब हाइट का 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट फिर -10 होगा, और जहां पे हाइट होगी 110 तो उस वक्त फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 100। अब बताएं फातिमा बेटा? जी सर समझ आ गई। अब देखें, जब मैं 10 मीटर कह रहा हूं तो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, जब मैं 10 मीटर को h1 से रिप्लेस करूंगा तो वो भी तो उसी तरह चलेगा, ठीक है ना? तो वेरिएबल की फॉर्म में वो h1 जो है वो हाइट नहीं था, वो डिस्टेंस की वैल्यू थी। तो बेटा यहां से आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। साथ आज वाले में कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? नहीं सर। चलो बच्चों, इसके आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ख्याल रखो बच्चों अपना, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। खुदा और हाफिज़ सर। अल्लाह ओके हाफ़िज़ सर, सर। फातिमा अल्लाह बेटा आपको ये हाफिज, समझ हैव अ आ गई गुड है कि डे। मैं अल्लाह ग्राफ हाफ़िज़। क्लास में क्यों नहीं पढ़ा रहा था? जी सर। क्योंकि अल्लाह हाफिज ग्राफ के जो सर। कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, वो फिर टीचर पे डिपेंड करता है उसने कहाँ पे रुकना है। तो अगर बच्चे को A* के लिए लेके जाना है तो ग्राफ की तो हर चीज पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो इतने कॉन्सेप्ट करने के लिए तो फिर क्लासें कम पड़ जाती हैं, टाइम भी कम पड़ जाता है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को समझने में, जैसे अभी हमने ये ग्राफ बनाया तो इसमें इतनी खप थी, तो ऑब्वियसली फिर इसके लिए टाइम चाहिए होता है। चलो बच्चों टेक केयर। वो क्लास में मैंने बेसिक बेसिक सारे करा दिए, लेकिन जो होता है ना A* या डिस्टिंक्शन वाला बच्चा, वो फिर हर तरह का ग्राफ बनाता है, उसमें फिर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता। चलो बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह सर।